नमस्कार और आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज है वो भारतीय संविधान के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर है, अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारा मकसद ये समझना है कि ये अनुच्छेद इतना इतना खास क्यों है, क्यों इसे संविधान की आत्मा तक कहा गया है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये कि ये अनुच्छेद सिर्फ एक अधिकार नहीं देता, बल्कि बाकी सभी मौलिक अधिकारों को असलियत में लागू करवाने का एक गारंटीड तरीका देता है। मतलब ये अधिकारों को सिर्फ कागजी नहीं रहने देता। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले अनुच्छेद 32(1) पर आते हैं। ये कहता है कि नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है, और ये अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। बिल्कुल, वो जो प्रत्याभूत या गारंटी शब्द है ना, उसका यही मतलब है। हाँ, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ये एक तरह से भारतीय लोकतंत्र में नागरिक को दी गई सीधी शक्ति है। और यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो मशहूर कथन आता है ना? हाँ, उन्होंने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बिना संविधान निष्प्राण हो जाएगा, तो मैं अनुच्छेद 32 के अलावा किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा। ये संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है। बिल्कुल। और ये कथन इसके महत्व को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है, क्योंकि बिना उपचार के अधिकार का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। सही बात है। तो अब यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। अनुच्छेद 32(2) उच्चतम न्यायालय को इन अधिकारों को लागू करने के लिए 5 तरह के विशेष आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है। हाँ, ये एक तरह से न्यायालय के हथियार हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। हाँ, और ये रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया गया हो। और इसकी सबसे खास बात क्या है? सबसे खास बात यह है कि ये सरकार और किसी निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी हो सकती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रक्षक है। अच्छा, तो सिर्फ सरकारी हिरासत के लिए नहीं? नहीं, किसी भी तरह की अवैध हिरासत के लिए। हालांकि ये तब जारी नहीं की जा सकती जब हिरासत कानून के अनुसार हो, या मान लीजिए व्यक्ति को न्यायालय ने दंडित किया हो। ठीक है। अगला है परमादेश यानी मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह तब जारी होता है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से मना कर दे, है ना? हाँ, ये व्यवस्था को जवाबदेह बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये रिट राष्ट्रपति या राज्यपालों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। अच्छा, तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं? हाँ, और न ही ये किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकती है। तो इसका एक दायरा है जो इसे परिभाषित करता है। फिर आते हैं प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, और उत्प्रेषण, सर्टोरारी। प्रतिषेध का अर्थ है रोकना। इन दोनों में एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है, और इन्हें एक साथ समझना जरूरी है। ठीक है। प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब निचली अदालत में कोई कार्यवाही चल रही हो, उसे उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए। तो ये एक तरह से रोकथाम है, आदेश आने से पहले। बिल्कुल। प्रीएम्प्टिव है ये। और उत्प्रेषण, इसका अर्थ है मंगा लेना। उत्प्रेषण तब जारी होता है जब निचली अदालत अपना फैसला दे चुकी हो। ओह, तो ये फैसले के बाद का प्रोसेस है? हाँ, इसके जरिए ऊपरी अदालत उस मामले को अपने पास मंगा सकती है या फिर उस फैसले को रद्द कर सकती है। तो जैसा हमारे स्रोत में कहा गया है, प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण है, जबकि उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार दोनों है। एकदम सही। एक रोकता है, दूसरा ठीक भी करता है। और आखिरी है अधिकार पृच्छा, खो वारंटो, यानी किस अधिकार से। हाँ, ये रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से, मतलब गलत तरीके से आसीन हो गया हो। तो न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से उस पद पर हैं, और अगर जवाब संतोषजनक ना हो तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो ये सार्वजनिक पदों की शुचिता बनाए रखने के लिए है। बिल्कुल। तो इन सब का मतलब क्या है? अगर हम बड़ी तस्वीर देखें, हमारे स्रोत में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 की तुलना भी की गई है। हाँ, और ये हमारे न्यायिक ढांचे की खूबसूरती दिखाता है। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है। सिर्फ मौलिक अधिकारों पर? हाँ, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं, उनकी शक्ति ज्यादा व्यापक है। कैसे?
वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकते हैं। अच्छा, तो हाई कोर्ट का दायरा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा है। रिट जारी करने के मामले में हाँ। हमारे स्रोत में रुदल शाह बनाम बिहार राज्य 1983 मामले का भी जिक्र है। ये एक ऐतिहासिक मामला था, है ना? बहुत सादा। इस केस ने अनुच्छेद 32 के तहत उपचार के अर्थ को ही बदल दिया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अगर राज्य द्वारा किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत पीड़ित को मुआवजा देने का आदेश भी दे सकता है। अरे वाह, तो सिर्फ गलती सुधारना नहीं बल्कि हर्जाना भी। हाँ, इसने इस अनुच्छेद के तहत उपचार के अर्थ को और भी व्यापक बना दिया, उसे वास्तविक राहत में बदल दिया। एक और छोटी सी बात है अनुच्छेद 32 क के बारे में, जिसे 1977 में निरस्त कर दिया गया था। हाँ, ये एक संक्षिप्त प्रावधान था जिसे 42वें संशोधन में जोड़ा गया और फिर 43वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि संविधानिक जीवन दस्तावेज है जिसमें समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। तो आज हमने देखा कि अनुच्छेद 32 सिर्फ एक कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि ये हर भारतीय नागरिक के अधिकारों का प्रहरी है। बिल्कुल। और ये 5 रिट वो औजार हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों को वास्तविक और शक्तिशाली बनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहना बिल्कुल सटीक था। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ता हूँ जी। हमारे इस स्रोत में जिक्र है कि अनुच्छेद 32 क को संविधान में जोड़ा गया और फिर जल्दी ही हटा भी दिया गया। ये हमें इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि कैसे संविधान के इस हृदय का दायरा और शक्ति खुद राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय रही है। किसी प्रावधान को जोड़ने और फिर हटाने की ये प्रक्रिया एक लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति और विधायी मंशा के बीच चल रही निरंतर बातचीत के बारे में क्या बताती है?